नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका। स्वागत है आपका नारिका टॉक शो में। साथ सीखें साथ बढ़ें। और ये पल हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि यह पल हमारे साथ बहुत ही प्रशंसित डॉक्टर समर गुप्ते मौजूद हैं, जो हमारे साथ आज के हमारे टॉपिक जो है यूट्राइन एंडोमेट्रियल कैंसर से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास भी कई सवाल होंगे। तो डॉक्टर, आगे बढ़ने से पहले आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते, धन्यवाद मुझे इस शो पे आमंत्रित किया आपने। मेरा नाम डॉक्टर समर गुप्ते है। मैं एक स्त्री रोग और कैंसर शल्य चिकित्सा में स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी पूरी ट्रेनिंग मुंबई में हुई है, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और जेजे हॉस्पिटल में। उसके पश्चात में 2 साल इंग्लैंड में था, जहाँ पे फर्दर ट्रेनिंग की है मैंने, और उसके बाद 6 साल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी यानी कैंसर शल्य चिकित्सा में मैंने ट्रेनिंग ली है। पिछले 12 साल से मैं मुंबई और रायपुर में औरतों के कैंसर्स यानी गर्भपिशवी के कैंसर्स की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, वह कौन सा पल था जब आपने तय किया कि आपको डॉक्टर बनना है अपने जीवन में? मेरे पूरे खानदान में सब डॉक्टर्स हैं। मेरे पिताजी, माताजी, मेरे दादाजी। तो जब मैं बहुत छोटा था तभी से मुझे मेडिसिन या डॉक्टर होने में इंटरेस्ट था, और शायद 13-14 साल का था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी डॉक्टर ही बनूंगा, और वो डॉक्टर बन गया। थैंक यू डॉक्टर, बहुत ही अद्भुत जवाब था। डॉक्टर, चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि गर्भाशय कैंसर क्या है? गर्भाशय कैंसर यानी यूट्रस यानी गर्भपिशवी का कैंसर रहता है। औरतों में ये एक अवयव रहता है जो पेल्विस में यानी नीचे की तरफ रहता है, और गर्भाशय के 2 पार्ट्स रहते हैं। एक तो गर्भाशय की अंदरूनी लाइनिंग और गर्भाशय की मांसपेशी। दोनों के कैंसर को गर्भाशय के कैंसर बोलते हैं। एक को एंडोमेट्रियल कैंसर और दूसरे को सार्कोमा। ओके डॉक्टर, मायोमेट्रियम क्या होता है? जो गर्भाशय रहता है, जिसे गर्भपिशवी भी बोलते हैं या गर्भथैली बोलते हैं कलोकियल लैंग्वेज में, उसके 2 पार्ट्स रहते हैं। जो एक पार्ट, जैसे मैंने कहा, लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। दूसरा पार्ट जो मसल रहता है, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। डॉक्टर, एंडोमेट्रियम क्या होता है? तो गर्भाशय की जो अंदरूनी पार्ट रहती है, जो लाइनिंग रहता है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये पार्ट थोड़ा अलग रहता है क्योंकि ये पार्ट औरतों में जो हार्मोन्स रहते हैं, ये हार्मोन्स का इफेक्ट लाइनिंग पे बहुत ज़्यादा होता है। ओके डॉक्टर, अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या एंडोमेट्रियल कैंसर और गर्भाशय कैंसर समान है? गर्भाशय के 2 पार्ट्स रहते हैं। एक तो एंडोमेट्रियम और दूसरा मसल, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। जब एंडोमेट्रियम यानी अंदरूनी लाइनिंग का कैंसर होता है, उसे एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। लेकिन जब मसल का कैंसर होता है, उसे सार्कोमा कहते हैं। तो गर्भाशय कैंसर्स में एंडोमेट्रियल कैंसर एक पार्ट रहता है उसका। ओके डॉक्टर, गर्भाशय क्या करता है? गर्भाशय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन रहता है। गर्भाशय का मेन रोल रहता है कि बच्चे की परवरिश। 9 महीने 7 दिन के लिए बच्चा गर्भाशय में पलता है, बढ़ता है, और अल्टीमेटली उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो गर्भाशय में यूट्रस का मेन रोल है प्रेगनेंसी के लिए। ओके डॉक्टर, एंडोमेट्रियम क्या करता है? एंडोमेट्रियम ये ऐसी लाइनिंग है यूट्रस के अंदर जिसमें पलने वाला बच्चा पहले इम्प्लांट हो जाता है और उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये एंडोमेट्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये बच्चे के लिए एक बेड तैयार कर देता है यूट्रस के अंदर, और एंडोमेट्रियम हार्मोन्स को बहुत रिस्पॉन्सिव रहता है, यानी हार्मोन्स की चेंजेस एंडोमेट्रियम में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं।
अगला सवाल यह है कि एंडोमेट्रियल कैंसर के कितने प्रकार होते हैं और वे क्या होते हैं? एंडोमेट्रियल कैंसर के दो प्रकार रहते हैं, जिसे हम टाइप 1 कैंसर बोलते हैं और टाइप 2 कैंसर बोलते हैं। टाइप 1 सबसे कॉमन प्रकार रहता है जो सर्वसाधारण औरतों में होता है, और ये ट्रेडिशनल एंडोमेट्रियल कैंसर रहता है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने वाला रहता है और इसमें डायग्नोसिस भी जल्दी हो सकते हैं। टाइप 2 कैंसर थोड़ा अग्रेसिव रहता है, 60 या 65 एज ग्रुप के बाद में होता है। इसकी ट्रीटमेंट और भी डिफिकल्ट रहती है। ओके डॉक्टर, पहले प्रश्न के समान दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि एंडोमेट्रियल कैंसर के लक्षण क्या है? एंडोमेट्रियल कैंसर के लक्षण वजाइनल या योनि से होने वाले ब्लीडिंग से रिलेटेड रहते हैं। जिन औरतों को मेनोपॉज हुआ नहीं है, उनको मासिक यानी मासिक पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना या संबंध के वक्त ब्लीडिंग होना, या जिनको सफ़ेद पानी या पीला पानी योनि से जाना, ये सब लक्षण रहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के, और उन्हें ट्रीटमेंट इसकी करनी चाहिए। जिन औरतों का मेनोपॉज हो चुका है, उनको मेनोपॉज के बाद में थोड़ा भी ब्लीडिंग या इवन थोड़ा स्पॉटिंग या खून के धब्बे भी आ गए तो तुरंत उसका इलाज या उसका जांच करना चाहिए। वैसे जिन औरतों को लोअर एब्डोमिनल यानी नीचे के हिस्से में दर्द होना या पीठ में दर्द होना कंसिस्टेंटली, उन्होंने भी अपनी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ओके डॉक्टर, एंडोमेट्रियल कैंसर के कारण क्या है? तो एंडोमेट्रियल कैंसर के कारण अनेक रहते हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए कारण रहते हैं, डाइट से और लाइफस्टाइल से। जिन औरतों में मोटापा ज़्यादा है, जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं, जिनमें डायबिटीज़ हो गया है या ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उन औरतों में एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उस तरह जिन औरतों को ओवरीज या अंडकोश जिसको कहते हैं, इसकी बीमारियां हैं, यानी जिन लड़कियों को पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उन्हें आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह जो औरतें रहती हैं जिनको बच्चे नहीं रहते या जिनको इनफर्टिलिटी रहती है, उनमें भी एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे कोई औरतें रहती है या लड़कियां रहती है जिन्हें ब्लीडिंग या पीरियड्स बहुत जल्दी एज में चालू हो गए, यानी 11 साल में चालू हो जाते हैं और बहुत देरी तक 50-55 तक चालू रहते हैं पीरियड्स, उनमें भी एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक स्मॉल छोटा परसेंटेज रहता है जिन्हें हम जेनेटिक कहते हैं, जिनके फैमिलीज में कोलॉन का कैंसर या इंटेस्टाइन का कैंसर या ओवरीज का कैंसर या स्तन या ब्रेस्ट का कैंसर है, उन फैमिलीज में एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा है। डॉक्टर, एंडोमेट्रियल कैंसर के खतरों को बढ़ाने वाले कारक क्या हैं? तो एंडोमेट्रियल कैंसर को बढ़ाने वाले कारण दो प्रकार के रहते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा जेनेटिक या कारण जिन फैमिलीज में एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह है या ओवेरियन कैंसर, उनमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। दूसरे कारण पर्यावरण से जुड़ित है, यानी मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, खराब लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज ना करना, वक्त पे नहीं सोना, इन पेशेंट्स में भी या इन लोगों में भी एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके डॉक्टर, अगला सवाल यह है कि एंडोमेट्रियल कैंसर का निदान, जिसे डायग्नोसिस भी कहते हैं, कैसे करें? जिन औरतों को एंडोमेट्रियल कैंसर होने के सिम्टम्स है, जिनको योनि से इरेगुलर ब्लीडिंग है, उनमें पहले तो हम सोनोग्राफी करते हैं। इसमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें एंडोमेट्रियम यानी लाइनिंग की थिकनेस या वहाँ पे कोई ट्यूमर है वो सब दिखाई देता है। ये होने के बाद नेक्स्ट है एक बायोप्सी लेना, यानी लाइनिंग से टुकड़ा लेना, जिसकी हम लैब में जांच करते हैं और कैंसर है कि नहीं ये कंफर्म करते हैं। उसके पश्चात अगर कैंसर कंफर्म हो गया तो फिर और भी टेस्ट होते हैं, जैसे सीटी स्कैन, MRI या पेट स्कैन बोलते हैं, और फिर उसके बाद में उनका इलाज होता है। ऑलराइट डॉक्टर,
डॉक्टर, एंडोमेट्रियल कैंसर निदान और क्या दिखाता है? एंडोमेट्रियल कैंसर के डायग्नोसिस से हम ये भी पता कर सकते हैं कि फैमिलियल कैंसर है क्या इन पेशेंट्स को, यानी इनके फैमिलीज में क्या रिस्क फैक्टर है कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के लिए। ये भी पता चलता है कि इन फैमिलीज में या इन पेशेंट में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी है क्या, क्योंकि ये सब का ट्रीटमेंट एक साथ होना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद नारिका टॉक शो में। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवालों की ओर। ओके डॉक्टर, अगला सवाल है कि एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए उपचार के विकल्प क्या है? एंडोमेट्रियल कैंसर के उपचार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सबसे पहले सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं। ऑपरेशन करके यूट्रस यानी गर्भाशय और उसके आजू बाजू के जो ऑर्गन जहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंसर फैल सकता है, जैसे लिम्फ नोड्स या ओमेंटम, वो निकालना पड़ता है। तो ये सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में जो भी हम निकालते हैं वो वापस लैब में भेजते हैं। लैब हमें एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के हिसाब पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को रेडिएशन या लाइट की ट्रीटमेंट देनी चाहिए या कीमोथेरेपी दे सकते हैं या टारगेटेड थेरेपी या इम्यून थेरेपी, ऐसे अलग अलग उपचार के टेक्निक्स लेते हैं। ओके डॉक्टर, एक व्यक्ति को किस प्रकार की गर्भाशय कैंसर सर्जरी की आवश्यकता होगी? गर्भाशय कैंसर की सर्जरी हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की एज। अगर पेशेंट की उम्र कम है और अर्ली स्टेज या अर्ली ग्रेड का कैंसर हो, यानी बहुत ही पहले स्टेज का कैंसर हो, तो इन पेशेंट्स में हम कभी कभी सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं और हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट 90% से ज़्यादा औरतों को सर्जरी लगती है जिसमें हम यूट्रस निकालते हैं और यूट्रस के साथ ओवरीज और आजू बाजू के और ऑर्गन्स जिसमें वो फैल जाता है वो सब निकालना पड़ता है। ये सर्जरी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड टेक्निक है जिसमें हम ओपन या कट लेके करते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं, या तो आज 21st सेंचुरी में हम अभी लैप्रोस्कोपी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी करते हैं, जैसे दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन, और जिसे लोग लेजर सर्जरी बोलते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। और हाल ही में हम रोबोटिक सर्जरी भी चालू की है जिसमें रोबोट के द्वारा सेम सर्जरी हम कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या एक महिला को अपने अंडाशय को निकालने की जरूरत है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ट्रेडिशनल टीचिंग हमें ये है कि गर्भाशय का जो कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिव है, यानी औरतों में जो हार्मोन्स आते हैं उसके कारण कैंसर होता है, इसीलिए अंडकोश या ओवरीज निकालने पड़ते हैं। लेकिन आज हमें मालूम है कि जिन यंगर औरतों को वेरी अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं उनमें हम ओवरीज अंदर रख सकते हैं, सिर्फ यूट्रस निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पहले पूरी जांच होनी चाहिए कि कैंसर पहले स्टेज का ही है, छोटे प्रमाण में है और यूट्रस के अंदर ही है। डॉक्टर, गर्भाशय की सर्जरी के बाद एक महिला क्या उम्मीद कर सकती है? गर्भाशय की सर्जरी के बाद यूजुअली हम पेशेंट्स 3 या 5 दिन में घर जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन हुआ है या कट लेके ऑपरेशन किया है। लेकिन घर जाने के बाद 8-10 दिन में सब महिला रिकवर हो जाते हैं, घर पे सब काम कर सकते हैं और 2 वीक्स के बाद में तो वर्किंग भी चालू कर सकते हैं, जो भी उनका काम है वो। बाकी शरीर में ऐसे बाकी कोई चेंजेस आते नहीं है, क्योंकि हम जो गर्भाशय निकाल रहे हैं वो पीड़ित है, डिजीज्ड है, तो इनफैक्ट ये ऑपरेशन के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है और अच्छी तरह से वो फंक्शन भी कर पाते हैं।
ऑलराइट डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर गर्भाशय के कैंसर का इलाज कैसे किया जा सकता है? गर्भाशय के कैंसर का इलाज अलग अलग प्रकार से किया जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने कहा सर्जरी करते हैं। सर्जरी से गर्भाशय और उसके आजू बाजू के ऑर्गन जो भी जिसमें भी फैल गया है कैंसर वो निकाल देते हैं। रिपोर्ट के हिसाब पे हम उनको रेडिएशन की ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं और हाल ही में हम टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी भी करते हैं। ओके डॉक्टर। डॉक्टर क्या गर्भाशय के कैंसर को रोका जा सकता है? अभी तक ऐसी कोई टैबलेट या गोली या ऐसे कोई इलाज नहीं है जिससे गर्भाशय का कैंसर रोका जा सके, लेकिन हम ये एडवाइस करते हैं कि जितनी हेल्दी आपकी लाइफस्टाइल हो, जितना आपका मोटापा कम हो, डायबिटीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो, उतना आपको गर्भाशय का कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके डॉक्टर। डॉक्टर अगला सवाल यह है कि क्या ERT जिसे हम लोग एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं, इससे महिलाओं को गर्भाशय कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर बढ़ने के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन जब भी हम एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी महिलाओं को देते हैं किसी कारण के लिए देते हैं तो हम ऑलवेज ये रेकमेंड करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर के पास हर 2 या 3 महीने चेकअप के लिए आना चाहिए। तभी हम मॉनिटर करते हैं उनकी प्रोग्रेस और गर्भाशय में अगर थोड़े भी कोई चेंजेस है तो हम बहुत ही अर्ली पिकअप कर सकते हैं। ओके डॉक्टर। डॉक्टर क्या गर्भाशय कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी है? गर्भाशय कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए कोई हार्डकोर स्क्रीनिंग टेस्ट अभी तक डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली ये रेकमेंड करते हैं कि आप हर साल एक एनुअल हेल्थ चेक करें जिसमें आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाए। उसमें आप सोनोग्राफी भी करें या सोनोग्राफी जिसमें गर्भाशय हम देख सकते हैं, गर्भाशय के लाइनिंग की थिकनेस या गर्भाशय में कोई ट्यूमर्स है तो हम अर्ली पिकअप करने का प्रयास कर सकते हैं। उसी तरह हम ये रेकमेंड करते हैं कि हर 3 साल में हर महिला ने पैप स्मीयर करना चाहिए जिसमें गर्भाशय के मुंह का हम जांच कर सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर। डॉक्टर एंडोमेट्रियल कैंसर के चरण या स्टेजेस क्या है? एंडोमेट्रियल कैंसर के स्टेजेस हर एक कैंसर की तरह 4 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज जब कैंसर गर्भाशय में सीमित होता है। दूसरा स्टेज रहता है कि गर्भाशय के मुंह तक यानी सर्विक्स तक कैंसर पहुंच जाता है। तीसरा स्टेज होता है जब गर्भाशय के बाहर कैंसर फैल जाता है यानी अंडकोश या ओवरीज में या लिम्फ नोड्स में या उसके बाजू में। और चौथा स्टेज ऐसा रहता है जब ये कैंसर ब्लड से या अलग तरह से दूर तक फैल जाता है यानी लिवर में या लंग में फैल जाता है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर अगला सवाल है कि हम एंडोमेट्रियल कैंसर के खतरों को कैसे कम कर सकते हैं? जैसे हमने कहा कि एंडोमेट्रियल कैंसर एक लाइफस्टाइल बीमारी है यानी एनवायरमेंटल बीमारी है, तो अगर उसके खतरे को हमें कम करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अच्छी लाइफस्टाइल लीड करनी है, अपने डाइट पे ध्यान देना है, मोटापा कम करना है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर चेक में रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर स्लीप लेना है। और इसी तरह हम गर्भाशय के कैंसर को कंट्रोल में रख सकते हैं या गर्भाशय कैंसर होने से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ओके डॉक्टर। डॉक्टर क्या गर्भाशय का कैंसर ठीक हो सकता है? गर्भाशय का कैंसर लकीली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पहले स्टेज में या दूसरे स्टेज में पिकअप करते हैं, और अगर पहले स्टेज में या दूसरे स्टेज में हम कैंसर डायग्नोस करते हैं तो ट्रीटमेंट और क्योर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जिन औरतों को हम कैंसर तीसरे या चौथे स्टेज में पिकअप करते हैं उनका क्योर होना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर एक महिला को अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कब देखना चाहिए?
जब भी किसी महिला को ऐसे लगे कि उनका योनि से या वजाइनल ब्लीडिंग जो हम बोलते हैं वो थोड़ा इरेगुलर है, या जो 2 महीने के बीच में आ जाए, या इंटरकोर्स के बाद, संबंध के बाद आ जाए, या उनको परसिस्टेंटली ऑल द टाइम उनको सफ़ेद पानी या पीला पानी चल रहे हैं, उन्होंने तुरंत जाके अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। ओके डॉक्टर, अगला सवाल है कि गर्भाशय कैंसर के इलाज के बाद एक महिला अपनी देखभाल कैसे कर सकती है? गर्भाशय कैंसर के इलाज के बाद सबसे ज़रूरी है कि फॉलोअप रखे, यानी डॉक्टर के पास हर 3 या 4 महीने पे जाए। पहले 2 साल के लिए हम ऐसे पेशेंट्स को हर 4-4 महीने पे बुलाते हैं, जहाँ पे हम उनका जांच करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कैंसर वापस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा पहले 2 या 3 साल में रहते हैं। ओके डॉक्टर, हमारे सेशन के आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा आखिरी सवाल यह है कि गर्भाशय कैंसर के चेतावनी संकेत क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया, गर्भाशय कैंसर के संकेत तो ब्लीडिंग रिलेटेड रहते हैं या रक्तस्राव रिलेटेड रहते हैं। जब भी आपको ऐसे लगे कि कोई इरेगुलर या अबनॉर्मल ब्लीडिंग आपको हो जाए वजाइना के थ्रू 2 पीरियड्स के बीच में, संबंध के बाद में या मेनोपॉज के बाद में, तो तुरंत आप जाके आपके डॉक्टर्स को मिल लीजिए। वैसे अगर आपको बहुत सारा डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी या पीला पानी जा रहा है तो भी तुरंत जाके आप डॉक्टर से मिल लीजिए। पेट में दर्द होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, ऐसे जो भी आपको सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, प्लीज़ जाके आप डॉक्टर से मिल लीजिए। वेल डॉक्टर, एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाल के हमारे नारिका टॉक शो में जुड़े। तो दर्शकों, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।